Hello everyone, I'm Shambhavi from Progressive Science Education, and today we're gonna take up with the topic from class 9th from Social Science Democratic Politics, that is chapter number 1, what is democracy and why is democracy. So let's get started. Now first of all, what is democracy? You have already read about different forms of government on the basis of your understanding of democracy so far. Mentioning a few examples, write down some common features of democratic government and नॉन democratic government. जैसे कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट टू टाइप्स की होती है बेसिकली, डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. Now, why define democracy? Before we proceed further, let us first take note of an objection by Mary. She does not like this way of defining democracy and wants to ask some basic questions. Her teacher, Mathilda Lindo, responds to her questions as other classmates join the discussion. नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट मैरी जो है अपनी टीचर से एक ऑब्जेक्शन करती है कि उसे ये जो वे है डेमोक्रेटिक को डिफाइन करने का वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है. इसके लिए कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती है वो अपनी मैम से. सो लेट्स सी दैट डिस्कशन. मैरी, Ma'am, I don't like this idea. First, we spent time discussing democracy and then we wanted to find out the meaning of democracy. I mean, logically, shouldn't we have approached it the other way round? Shouldn't the meaning have come first and then the example? अब मैरी जो कह रही है अपनी मैम से कह रही है दैट मैम मुझे आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि पहले हम डेमोक्रेसी को डिस्कस करने में अपना टाइम वेस्ट करें, उसके बाद उसकी मीनिंग जानें, उसके बाद उसके एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करें. मीन्स लॉजिकली वो ये कहना चाह रही थी कि मैम क्या हम डायरेक्टली उसकी मीनिंग जान के उसके आगे पढ़ने की कोशिश ना करें. मीन्स क्या हम उसकी डेफिनेशन को स्किप नहीं कर सकते. सो लिंडो मैम कह रही हैं दैट आई कैन सी योर पॉइंट, मैं तुम्हारे पॉइंट को समझ सकती हूँ, बट दैट इज़ नॉट हाउ अ रीज़न इन आवर डेली लाइफ. बट ये कोई भी रीज़न नहीं होता हमारी डेली लाइफ में. जैसे कि हम कई सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं जैसे कि पेन, रेन और लव. तो क्या हम उसके लिए वेट करते हैं कि हम पहले उसकी डेफिनेशन फाइंड आउट करें तब हम उसे यूज़ करें? So, come back to think of it that do we have a clear definition of these words? तो क्या हमारे पास इनकी क्लियर डेफिनेशन है? क्या आपके पास पेन, रेन और लव की क्लियर डेफिनेशन है? सो इट इज़ ओनली बाय यूजिंग अ वर्ड दैट वी अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग. हम इस वर्ड्स को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें इनकी मीनिंग पता है और हम इसे इसलिए यूज़ कर सकते हैं बिना इसकी मीनिंग जाने. मीन्स बिना इसकी डेफिनेशन जाने, क्योंकि हमें इनकी मीनिंग पता है. Now Mary is saying, but then why do we need definition at all? So फिर हमें definition की क्यों ज़रूरत है? So Lindo ma'am is saying that we need a definition only when we come across a difficulty in use of the words. हम किसी भी वर्ड की डेफिनेशन तब जानने की कोशिश करते हैं जब हमें उस वर्ड की मीनिंग मतलब उस वर्ड को यूज़ करने में डिफ़िकल्टी हो. Now, we need a definition of rain only when we wish to distinguish it from, say, diesel or cloudburst. मीन्स हम रेन को तभी डिस्टिंग्विश करते हैं, मीन्स तभी उसकी डेफिनेशन फाइंड आउट करते हैं जब हमें उसे किसी और वर्ड से डिस्टिंग्विश करना हो. ओके, नाउ द सेम इज़ ट्रू फॉर द डेमोक्रेसी. ऐसा ही सेम डेमोक्रेसी के साथ है. हमें उसकी क्लियर डेफिनेशन चाहिए होती है क्योंकि लोग उसे अपने अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. जैसे कि कई सारे गवर्नमेंट ऐसी होती हैं जो डेमोक्रेटिक नहीं होती हैं, फिर भी वो अपने आप को एज अ डेमोक्रेसी कहते हैं. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि एक्चुअली डेमोक्रेसी है क्या. नाउ Rebang is saying, but why do we need to work on a definition? The other day, you quoted Abraham Lincoln to us. Democracy is a government of the people, by the people and for the people. मीन्स रिबैंग अब कह रही है कि फिर हमें इससे डेफिनेशन के वर्क करने की क्या ज़रूरत है. आपने हमें बताया था कि अब्राहम लिंकन ने एक क्वाटेट किया है कि जो डेमोक्रेसी होती है वो लोगों की होती है, लोगों के लिए होती है और लोगों के द्वारा होती है. नाउ वी इन मेघालय ऑलवेज रूल्ड अवर सेल्व्स. मीन्स मेघालय में हम अपने आप को खुद ही रूल करते हैं. दैट इज़ एक्सेप्टेड बाय एवरीवन. ये सभी ने एक्सेप्ट भी किया है. सो वाई डू वी नीड टू चेंज दैट? सो हमें इसे चेंज करने की क्या ज़रूरत है? सो लिंडो मैम इज सेइंग दैट आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट. मीन्स मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें इसे चेंज करने की ज़रूरत है. आई टू फाइंड दिस डेफिनेशन वेरी ब्यूटिफुल. मुझे भी ये डेफिनेशन बहुत अच्छी लगती है.
But we don't know if this is the best way of defining unless we think about it ourselves. But मुझे ये नहीं पता क्या ये डेफिनेशन जो है वो बेस्ट वे है जिससे हम अपने आप को इस डेमोक्रेसी से रिलेट करके बेस्ट डिफाइन कर सकें. वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस, जस्ट बिकॉज एवरीवन एक्सेप्ट इट. हम किसी भी चीज़ को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो फेमस है. हम उसको इसलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि वो उसको सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया है. Now, Yolanda is saying that, ma'am, can I suggest something? We don't need to look for any definition. Now, Yolanda कह रहा है कि क्या मैम मैं आपको कुछ ऐसा सजेस्ट कर सकता हूँ जिससे हमें डेफिनेशन की तरफ देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. I read somewhere that the word democracy comes from a Greek words. मीन्स मैंने कहीं पढ़ा है कि जो डेमोक्रेसी वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिया, जिसका मतलब होता है डेमोन्स का मीन्स पीपल और क्रेटिया का मतलब होता है रूल. सो हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं दैट रूल बाय द पीपल. सो दिस इज द करेक्ट मीनिंग, मीन्स ये करेक्ट मीनिंग है. सो वाई इट इज़ नीड टू डिबेट. सो यहाँ पर हमें इसे डिबेट करने की क्या ज़रूरत है. Now Lindo madam is saying that is also a very helpful way of thinking about this matter. Means ये भी बहुत ही helpful way है जिससे हम इस matter के बारे में discuss कर सकें, means इसके बारे में सोच सकें. But I will just say that this does not always work. लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये हर बार वर्क नहीं करता. A word does not remain tied to its origin. कोई भी वर्ड हमेशा उसके ओरिजिन से नहीं फाइंड आउट किया जा सकता, मतलब उसके ओरिजिन से हर बार उसे नहीं समझा जा सकता. जैसे कि आप कंप्यूटर के बारे में सोचिए. कंप्यूटर जो था वो पहले मेनली कैलकुलेटिंग के लिए यूज़ करा जाता था. मीन्स ओरिजिनली दे वर यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग, दैट इज़ टू सेइंग कैलकुलेटिंग. मीन्स कैलकुलेटिंग के लिए पहले यूज़ किया जाता था जब कंप्यूटर बना था, जो कि वेरी डिफ़िकल्ट मैथमेटिकल सम्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट, बहुत ही लंबे लंबे कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ किया जाता था. और कई सारे पावरफुल कैलकुलेटर्स जो कंप्यूटर में प्रेजेंट होते थे वो मेनली कैलकुलेटिंग के लिए ही कंप्यूटर को यूज़ किया जाता था. लेकिन नाउ अ डेज कुछ लोग जो कंप्यूटर्स को किस लिए यूज़ करते हैं, राइटिंग के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए, म्यूज़िक सुनने के लिए, पेंटिंग करने के लिए, फिल्म्स देखने के लिए और कई सारी चीज़ों के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. सो लिंडो मैम बस ये कहना चाहती हैं कि जो वर्ड होता है वो सेम रहता है लेकिन उसकी मीनिंग चेंज होती रहती है टाइम के अकॉर्डिंग. सो इन दैट केस इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल टू लुक एट द ओरिजिन ऑफ द वर्ड. सो इस टाइम पे हमें ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम उस वर्ड की ओरिजिन को देखें. Now Mary is saying that, ma'am, so basically what you are saying is that there is no shortcut of our thinking about the matter ourselves. So अब मैरी कह रही है, मैम बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, मतलब जिसके लिए हम डेमोक्रेसी के बारे में सोच सकें उसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है. हमें उसकी डेफिनेशन और उसकी मीनिंग को अच्छी तरीके से स्टडी करना होगा. Now Lindo madam is saying that you got me right, so let's get on with it now. Now see this activity that let us take Lindo madam seriously and try to write down the exact definition of some of the simple words that we use all time: pen, rain and love. For example, is there is a way of defining a pen that distinguishes it clearly from a pencil and a brush, a chalk and a crayons. सो इस एक्टिविटी में कहा गया है कि हम अगर लिंडो मैम को सीरियसली ले लें और कई सारे कॉमन वर्ड्स जैसे यूज़ किए जाते हैं हम अपनी डेली लाइफ में जिनको यूज़ करते हैं, उसको अगर हम उसकी डेफिनेशन के बारे में सोचें और उसे मतलब किसी और चीज़ों से डिस्टिंग्विश करके, जैसे कि पेंसिल, ब्रश, चॉक और क्रेयॉन से डिस्टिंग्विश करके अगर हम पेन की डेफिनेशन निकालने का सोचें तो वॉट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस अटेम्प्ट. सो ऐसा करने से आपने क्या सीखा. नाउ वॉट डज इट टीचर्स अस अबाउट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी. सो इससे हमें डेमोक्रेसी की मीनिंग क्या मिली, मीन्स इससे हम डेमोक्रेसी के बारे में क्या समझे. नाउ अगर आप चाहते हैं तो then you can do this activity, otherwise if you don't want it so it is not so important. Okay, now as you see this cartoon that this girl is saying that I have heard a different version. उसने कहा कि मैं कुछ अलग वर्जन मैंने सुना है दैट डेमोक्रेसी जो होती है वो लोगों की नहीं होती है, लोगों को दूर रखने के लिए होती है और लोगों को खरीदने के लिए की जाती है. सो हम इसे क्यों एक्सेप्ट करते हैं, दैट दिस गर्ल इज सेइंग. ओके, शी इज सेइंग. नाउ अ सिंपल डेफिनेशन. अब हम लोग एक सिंपल डेफिनेशन देखेंगे जो कि डेमोक्रेसी के बारे में है. नाउ
Let us get back to our discussion on similarities and differences among government that are democracies. One simple factor common to all democracies is the government is chosen by the people. We could thus start with a simple definition. सो अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं. मीन्स डेफिनेशन जो है, मतलब डेमोक्रेसी की सिंपल डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. सो अभी हम मेनली ये कह सकते हैं, एक सिंपल डेफिनेशन कह सकते हैं, दैट डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर्स हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं. इट इज़ द सिंपल डेफिनेशन. ओके, नाउ दिस इज़ अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट. मीन्स दैट ये एक यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट है. That this definition allows us to separate democracy from the forms of the government that are clearly not democratic. मीन्स ये जो डेफिनेशन है हमें उन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से अलग कर रही है जो मेनली डेमोक्रेटिक नहीं है. The army rulers of Myanmar were not elected by the people. जैसे कि जो आर्मी रूलर्स हैं म्यांमार के, वो लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किए जा सकते हैं, मतलब लोग उन्हें इलेक्ट नहीं करते हैं. Those who happen to be in control of the army become the ruler of the country. So जो भी आर्मी रूलर्स होते हैं वो कंट्री के भी रूलर बन जाते हैं. So people had no say in this discussion. So इस डिसीजन में लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं. Now, dictators like Pinochet in China are not elected by the people. This also applies to monarchies. में जो dictators में जो Pinochet हैं चाइना के, वो भी लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किए गए हैं, लेकिन वो monarchies में भी आते हैं, लेकिन हम फिर भी उन्हें क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक कहते हैं. So the kings of the Saudi Arabia rule not because the people have chosen them to do so, but because they happen to be born into the royal families. मीन्स सऊदी अरेबिया की जो किंग है, मीन्स उनको लोगों ने भी चुना नहीं है, लेकिन वो अपने आप ही किंग बन गए. क्यों? क्योंकि वो रॉयल फैमिलीज़ में बॉर्न किए गए हैं. दिस सिंपल डेफिनेशन इज़ नॉट एडिक्वेट. मीन्स आप कह सकते हैं कि ये जो सिंपल डेफिनेशन है वो सही नहीं है. नाउ इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज़ द पीपल्स रूल. मीन्स ये जो डेफिनेशन है वो हमें क्या बताती है कि जो डेमोक्रेसी है उसमें लोगों का राज चलता है. But if we use this definition in an unthinking manner, we will end up calling almost every government that holds an election a democracy. That would be very misleading. So अगर हम इसे बिना सोचे समझे इस वर्ड को यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक नहीं है हम उससे भी डेमोक्रेटिक कह रहे हैं. मीन्स अंत पे हमें यही मिलेगा, जो गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चुनी भी नहीं जा रही है, जिसमें लोगों का रूल बिल्कुल भी नहीं है, और जिस इलेक्शन में गवर्नमेंट अपने आप से इलेक्ट हो जा रही है, मीन्स उसे लोग नहीं चुन रहे हैं, सो वो भी डेमोक्रेटिक कहला रही है. सो यू कैन से दैट जितनी भी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है वो सब डेमोक्रेटिक है, अगर हम बिना सोचे समझे अगर कहा जाए तो. सो as we shall find out in chapter 3, every government in contemporary world wants to be called a democratic. सो हम ये चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे कि कुछ गवर्नमेंट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो डेमोक्रेटिक नहीं है फिर भी वो अपने आप को एज अ डेमोक्रेटिक कहलाना चाहते हैं. इवन इफ इट इज़ नॉट सो, सो दैट इज़ वाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज़ अ डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड्स टू बी वन. सो ये बहुत ही ज़रूरी है जिससे हम ये समझ पाएँ कि डेमोक्रेसी जो है वो और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से अलग है. मीन्स हम उससे डिस्टिंग्विश कर पाएँ और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से, जितनी और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है उनसे. नाउ एंड वन दैट प्रिटेंड्स टू बी वन. We can do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out the features of a democratic government. ये हम तभी कर पाएंगे जब हम डेमोक्रेसी के हर वर्ड को अच्छी तरीके से समझें, उसकी हर डेफिनेशन को केयरफुली अंडरस्टैंड कर पाएँ, तभी हम उसे और जितने भी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं उनसे अलग कर पाएंगे. नाउ Rebang went back home and collected some more famous quotation on democracy. This time she didn't mention the names of the people who said or wrote these. अब रिबैंग जो है वो घर पहुंचकर कुछ कोटेशन को कलेक्ट कर रही है. मीन्स वो उसमें ये मेंशन नहीं कर रही कि उसको किसने लिखा है, बस वो उसे कलेक्ट करे क्योंकि वो जानना चाहती है. मीन्स कि जो डेमोक्रेसी है जो लिखा गया है कोटेशन में वो कितना ज़्यादा यूज़फुल है या उनके थॉट्स जो हैं कितने यूज़फुल हैं. Now democracy gives every man the right to be his own oppressors.
Oppressors means a person or a group of the people that treats somebody in a cruel or unfair way, especially by not giving them the same rights. Okay, I hope you all understand the meaning of oppressors. Now, next point, democracy consists of choosing your dictators after they have told you what you think it is you want to hear. मीन्स डेमोक्रेसी में जो डिक्टेटर्स मीन्स जो चूज़ की जाते हैं, जो गवर्नमेंट चूज़ की जाती है लोगों के द्वारा, वो आपको ये सुनाना चाहती है, मीन्स जो आप सुनना चाहते हैं आपको पहले वो बताती हैं, उसके बाद जब वो इलेक्ट हो जाती हैं तब वो वैसा काम नहीं करती हैं, लेकिन इलेक्ट होने से पहले वो आपको वही सुनाती हैं जो आप सुनना चाहते हैं. नाउ मैन्स कैपेसिटी फॉर जस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी पॉसिबल. मीन्स जो मैन की कैपेसिटी है वो जस्टिस के लिए, मीन्स मैन की कैपेसिटी जस्टिस के लिए वो डेमोक्रेसी को पॉसिबल बनाती है, लेकिन मैन्स की इंक्लिनेशन इनजस्टिस के लिए डेमोक्रेसी को नेसेसरी बनाती है. डेमोक्रेसी इज अ डिवाइस दैट इंश्योर्स वी शैल बी गवर्नड नो बेटर देन वी डिजर्व्स. डेमोक्रेसी एक ऐसी डिवाइस है जो हमें ये एहसास दिलाती है कि हम उतने गवर्नड हैं जितना हम डिजर्व भी नहीं कर सकते. All the ills of the democracy can be cured by more democracy. जितनी भी ills of democracy है वो और cured हो सकती हैं by more democracy. Now, read this cartoon. This cartoon was drawn when elections were held in Iraq with the presence of US and other foreign powers. What do you think this cartoon is saying and why is the democracy written the way it is? So देखिए, ये कार्टून तब बनाया गया था जब इलेक्शन हेल्ड हो रहा था इराक में इन द प्रेजेंस ऑफ यूएस, ओके, और कई सारे फॉरेन पावर्स भी जब वहाँ प्रेजेंट थे. सो देखिए कैसा ये फिगर बनाया गया है दैट पहले तो जितने भी ये गवर्नमेंट है, जितने भी ऑफिसर्स में जितने भी मेंबर्स हैं जो कि इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं, वो पहले तो इस तरीके के अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम बहुत ही अच्छी तरीके से डेमोक्रेसी को फॉलो करेंगे, लेकिन उसके बाद जब वो इलेक्ट हो जाएंगे तो डेमोक्रेसी को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते और वो एज अ मोनार्की और डिक्टेटरशिप हो जाते हैं. नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस फिगर. आप इस फिगर को अपने ओन वे में भी समझ सकते हैं. नाउ features of democracy. We have started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. हमने जब शुरुआत की थी तो हमने मेनली यही पढ़ा था कि डेमोक्रेसी जो है एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो इलेक्टेड पीपल मीन्स यू कैन से दैट जो रूलर्स इलेक्टेड किए जा रहे हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट हो रहे हैं. दिस राइजेज मेनी क्वेश्चंस. ये कई सारे क्वेश्चन को राइज करती है डेफिनेशन. सो सी फर्स्टली दैट व्हाट क्वेश्चन आर राइजेस. सो हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन. सो इस डेफिनेशन में कौन रूलर्स हैं. विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी. कौन से ऐसे ऑफिशियल्स हैं जो कि इलेक्ट किए जाने चाहिए एज अ गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड एज डेमोक्रेसी, जिनको हम लोग ऐसा डेमोक्रेसी कह सकते हैं. विच डिसीजन में बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन अ डेमोक्रेसी. कौन से ऐसे डिसीजन हैं जो नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स के द्वारा दिए जाते हैं डेमोक्रेसी में. व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन. कौन सा ऐसा इलेक्शन है जो कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन को कॉन्स्टिट्यूट करता है. व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक. कौन सी ऐसी कंडीशन हमें फुलफिल करनी चाहिए टू बी इलेक्शन एज अ कंसिडर, मतलब जिनको हम लोग ऐसा कंसिडर डेमोक्रेटिक कंसिडर कर सकें. हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट द इलेक्टेड एज अ रूलर्स. ऐसे कौन से लोग हैं जो खुद भी रूलर्स की तरह इलेक्ट होते हैं और खुद दूसरे लोगों को भी इलेक्ट करते हैं. शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन द इक्वल बेसिस. क्या ये हर सिटीजन को इक्वल बेसिस पे रखते हैं. कैन अ डेमोक्रेसी डिने सम सिटीजन्स दिस राइट. क्या डेमोक्रेसी कुछ सिटीजन कोई राइट नहीं देता है. फाइनली व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी. सो फाइनली ये क्वेश्चन राइज होता है कि जो डेमोक्रेसी है वो कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वॉट एवर वॉन्ट इन डेमोक्रेसी. क्या जो इलेक्टेड रूलर्स हैं वो कुछ भी कर सकते हैं जो डेमोक्रेसी में वो चाहते हैं, मीन्स वो कुछ भी कर सकते हैं. और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शंस विद सम लिमिट्स. और क्या जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो जब फंक्शन करती है तो कुछ लिमिट्स के साथ करती है. इज इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन. क्या ये ज़रूरी है डेमोक्रेसी में जिसमें लोग
दूसरे लोगों की सिटी मतलब जितने सिटीजन्स हैं उन सबके राइट को रिस्पेक्ट करें. Let us consider each of these questions with the help of some examples. Now, major decision by elected leaders. So, in Pakistan, General President Musharraf led a military coup in October 1999. मुशर्रफ को 1999 अक्टूबर 1999 में एज अ मिलिट्री कॉप बना दिया गया था. नाउ ही ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट. उसने क्या किया, अपने आप को मीन्स डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को दबाकर अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया. नाउ लेटर ही चेंज हर डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट. और लेटर उसने बाद में अपना डेजिग्नेशन जो है वो प्रेसिडेंट पे चेंज कर दिया. मीन्स वो अपने आप को प्रेसिडेंट बना दिया. इन 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension. उसने अपने 5 ईयर की मतलब अपना 5 ईयर और बढ़ा दिया कि हम 5 साल तक प्रेसिडेंट बने रहेंगे. मीन्स हमको कोई भी हटा नहीं सकता है. Now Pakistani media, human right origination and democratic activities said that the referendum was based on malpractices and fraud. In August 2002, he sued as a legal framework order that amended the Constitution of Pakistan. According to his order, the President can dismiss the national or provincial assemblies. The work of the civilian cabinet is supervised by the National Security Council, which is dominated by the military officer. After passing this law, elections were held in the national and provincial assemblies. So Pakistan had the election, elected representatives have some power, but the final power rested with the military officers and the General Musharraf himself. तो मेनली बाद में ये हुआ कि अब इलेक्शंस हेल्ड होंगे. पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया कि अब इलेक्शन हेल्ड होंगे. इलेक्शन तो हेल्ड हुए, नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज में इलेक्शन तो हेल्ड हुए, लेकिन जो मेन और फाइनल पावर जो थी वो किसके पास थी? मिलिट्री ऑफिसर्स के पास, मीन्स जनरल मुशर्रफ के पास. Now clearly there are many reasons why Pakistan under General Musharraf should not be called a democracy. इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास कई सारे रीजंस हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है जनरल मुशर्रफ के अंडर डेमोक्रेसी नहीं था, मतलब डेमोक्रेटिक नहीं था. बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दिस. कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन द पाकिस्तान? सो आप इस बात पे फोकस करिए कि हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो लोगों के द्वारा मीन्स जो रूलर्स थे वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जा रहे थे. नॉट क्वाइट. People may have elected their representative to the national and provincial assemblies, but those elected representatives were not really the rulers. They cannot take the final decision. मीन जो रूलर्स थे वो तो इलेक्ट किए जा रहे थे लोगों के द्वारा, पाकिस्तान के लोगों के द्वारा, लेकिन जो फाइनल पावर थी वो मिलिट्री ऑफिसर्स मीन्स जनरल मुशर्रफ के पास ही थी. So the power to take final decision rested with the army officials and with the General Musharraf, and none of them were elected by the people. So अब जनरल मुशर्रफ तो लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किया गया, लेकिन फाइनल पावर किसके पास थी? जनरल मुशर्रफ के पास. नाउ दिस हैपेंस इन मैनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्कीज. इससे हम कह सकते हैं ऐसी कई सारी गवर्नमेंट्स है जिसमें डिक्टेटरशिप और मोनार्कीज हो रही है. Now they formally have an elected parliament and government, but the real power is with those who are not elected in a few countries. Means आप कह सकते हैं इलेक्शन तो हेल्ड होते हैं पर मेनली पावर किसके पास होती है? जो लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किए गए हैं. Now not with the locally elected representatives, means जैसे मैंने आपको बताया. सो दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल रूल्स. सो इस पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि लोगों का राज चल रहा. हम ये तो नहीं कह सकते हैं ना कि इसमें लोग रूल कर रहे हैं. सो दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर दैट इन आवर डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल. सो हम इसमें कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का जो फाइनल डिसीजन है उसमें जो मेकिंग पावर मीन्स जो पावर होनी चाहिए वो उन्हीं के पास होनी चाहिए जिनको लोग इलेक्ट कर रहे हैं. सो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास यही आता है दैट इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल. नाउ आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. नाउ सी दिस कार्टून.
दैट सारिया इज़ अ स्मॉल वेस्ट एशियन कंट्री। सारिया जो है एक स्मॉल वेस्ट एशियन कंट्री है एंड द रूलिंग बाथ पार्टी एंड सम ऑफ इट्स स्मॉल एसोसिएशंस आर ओनली पार्टीज अलाउड इन द कंट्री। डू यू थिंक दिस कार्टून कुड अप्लाई टू चाइना और मैक्सिको? व्हाट डज द क्रॉन ऑफ द लीव्स ऑफ डेमोक्रेसी सिग्निफाई? सो जैसे आप देख रहे हैं दैट यहाँ पर एक लेडी खड़ी है जो कि डेमोक्रेसी है। यू कैन से दैट शी इज़ डेमोक्रेसी, ओके। और ये सारिया एक कंट्री, एक स्मॉल वेस्ट एशियन कंट्री है जिसमें सारिया की गवर्नमेंट क्या कह रही है दैट नो एंट्री बिफोर यू फिल दैट फॉर्म एंड बिकम अ मेंबर ऑफ आल बात पार्टी। वहाँ पर केवल आल बात पार्टी चलती है और डेमोक्रेसी की एंट्री वहाँ नहीं होगी जब तक वो ये साइन नहीं कर देती या वो आल बात पार्टी का मेंबर नहीं बन जाती। इज़ दैट क्लियर नाउ? अब आप इस फिगर से समझ ही पा रहे होंगे, इस कार्टून से, दैट कई कई कंट्री में ऐसा होता है कि वो डेमोक्रेटिक नहीं होती है लेकिन फिर भी हम उसे डेमोक्रेटिक कहते हैं। और देखिए किस तरीके से आप समझ ही पा रहे होंगे कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेसी को कैसे ट्रीट कर रही है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड सी दिस फिगर केयरफुली। सो आप समझ रहे होंगे कि आप सोच रहे होंगे क्या ऐसा चाइना और मैक्सिको के साथ भी है। सो उसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। Now a second cartoon, this cartoon was drawn in the context of Latin America. Do you think it applies to the Pakistani situation as well? Think of the other countries where this could apply. Does this happen sometimes in other country as well? So जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर एक मिलिट्री मैन है जिसने डेमोक्रेसी को अपने माउथ में दबाया हुआ है। सो आप सोच रहे होंगे कि कैसे डेमोक्रेसी मीन्स ऐसे पाकिस्तानी सिचुएशन इससे रिलेट कर रही है, ओके। सो आप कई कंट्रीज़ ऐसे देख रहे होंगे जिससे ये सिचुएशन जो है रिलेट हो रही है। मीन्स वहाँ के जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी को टोटली दबा दिया है और अपना रूल चलाया है, मीन्स मोनार्की का और डिक्टेटरशिप का। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। In China, elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament, called Kualingyo Remen Daibrio Dahui National People Congress. The National People Congress has the power to appoint the president of the country. चाइना में हर 5 साल के बाद इलेक्शन हेल्ड होता है जिसमें लोगों को इलेक्ट किया जाता है और जो नेशनल पीपल कांग्रेस होती है उसके पास इतनी पावर होती है जो पावर मतलब प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर सके, कंट्री का प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सके। नाउ इट हैज़ न्यूली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना। पूरे चाइना में 3000 लोग इलेक्ट किए गए। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, कुछ मेंबर्स आर्मी के द्वारा इलेक्ट किए गए। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। इलेक्शन होने से पहले कैंडिडेट को अप्रूवल लेना पड़ता है चाइना कम्युनिस्ट पार्टी से। Only those who are the members of the Chinese Communist Party or 8 small parties means वो अप्रूवल केवल उन्हीं को मिलेगा जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं, यू कैन से, और the 8 smaller parties allied to it were allowed to contest election held in 2002 to 2003. Now the government is always formed by the Communist Party means जो गवर्नमेंट थी वो हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी से ही फॉर्म की जाती थी। Since its independence in 1930, Mexico holds election after every 6 years. मीन्स इंडिपेंडेंस के बाद मैक्सिको ने क्या किया, मीन्स 1930 में इसकी इंडिपेंडेंस हो गई थी, तब मैक्सिको ने क्या किया, इलेक्शन होल्ड किया आफ्टर एवरी 6 years, मीन्स हर 6 साल के बाद प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। नाउ द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल। नाउ अब जो कंट्री है वो मिलिट्री और डिक्टेटर्स के रूल अंडर नहीं, मीन्स मिलिट्री और डिक्टेटर्स के रूल के अंडर नहीं है। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शंस वाज वॉन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI। मीन्स 2000 के अंडर जो हमेशा मतलब जो अब तक पार्टी जीत रही थी वो कौन सी पार्टी थी, PRI मीन्स इंस्टीट्यूशनल रिविजनली पार्टी। Opposition parties did contest election but never managed to win। मीन्स अपोजिशन पार्टीज जो है वो ट्राई करती रही मतलब इलेक्शन के लिए, लेकिन वो अभी तक जीत नहीं पाई। The PRI was known to use many dirty tricks to win the elections। जो PRI थी मीन्स इंस्टीट्यूशनल रिविजनली पार्टी थी, वो जीतने के लिए बहुत ही डर्टी ट्रिक्स यूज़ करती थी।
All those who were employed in government offices had to attend its party meeting. जो भी मीन्स एम्प्लॉयड होता था, गवर्नमेंट का ऑफिसर्स होता था, उसे इस पार्टी की मीनिंग को मतलब मीटिंग को अटेंड करना पड़ता था. टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द पीआरआई. जो गवर्नमेंट स्कूल्स की टीचर्स थी उनको मतलब वो फोर्स करती थी पेरेंट्स को, जिससे वो पीआरआई को वोट कर सके. मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम. मतलब जो मीडिया थी वो भी अपोजिशन पार्टी को टोटली इग्नोर करती थी और मेनली पीआरआई पार्टी को एज अ हाईलाइट करके दिखाती थी. Sometimes the polling booths were shifted from one place to another in last minute, which made it difficult for the people to cast their votes, and the PRI spent a large sum of money in the campaign for its candidates. जो PRI थी वो कई सारा मनी मीन्स बहुत सारा पैसा अपने कैंडिडेट्स को देती थी, जिससे वो जितना भी वोट हैं लोग वो उन्हीं को दें. Should we consider the election described above an example of the people electing their rulers? Reading these examples, we get a sense that we cannot. There are many problems here. In China, the elections do not offer the peoples any serious choice. So, they have to choose the ruling party and the candidates approved by it. सो अब चाइना के पास कोई भी ऐसी चॉइस नहीं थी कि वो दूसरे अपोजिशन पार्टी को इलेक्ट कर सके, इसलिए वो उन्हीं को इलेक्ट करती थी जिससे उनको कहा जाता था जैसे पीआरआई है तो वो उन्हीं को इलेक्ट करना पड़ता था. उनके पास कोई और चॉइस नहीं था कि वो किसी और को इलेक्ट कर सके. नाउ in the Mexican example, people seem to really have a choice, but in practices they had no choice. मतलब ऐसे तो कहा जाता था कि मैक्सिकन एग्जाम्पल में ऐसा कहा जाता था कि पीपल के पास बहुत ही ज़्यादा चॉइस है, वो किसी को भी इलेक्ट कर सकते हैं, पर रियली उनके पास कोई भी चॉइस नहीं रहती थी. There was not way the ruling party could be defeated. मीन्स ऐसा कोई भी वे नहीं था जिससे हम रूलिंग पार्टी को डिफीट कर सकें. इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट, अगर लोग भी उनके अगेंस्ट है तो भी वो उन्हें डिफीट नहीं कर सकते. दीज आर नॉट फेयर इलेक्शंस. सो आप कह सकते हैं कि फेयर इलेक्शंस नहीं है. सो we can thus add a second features to our understanding of democracy. means हम second feature में समझ सकते हैं democracy के that holding elections of any kind is not sufficient. So the elections must offer a real choice between political alternatives, and it should be possible for people to use this choice to remove the existing rulers and if they wish so. So a democracy must be based on a free and fair elections where those currently in power have a fair chances of losing. So हमें सेकेंड पॉइंट से ये पता चलता है, मीन्स सेकेंड हमें आंसर ये मिलता है कि जो डेमोक्रेसी वो ऐसी होनी चाहिए जिससे हम फ्री और फेयर इलेक्शंस कर सकें. मीन्स खाली इलेक्शन करना ही ज़रूरी नहीं है. पहले में तो हमने देखा कि इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि खाली इलेक्शन करना ही ज़रूरी नहीं है, वो फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए और उसमें इतनी हमें पावर होनी चाहिए कि हम किसी को भी लगा सकें या किसी को भी हटा सकें. वी शैल फाइंड आउट मोर अबाउट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन चैप्टर 3. मतलब हम इसके बारे में और समझ पाएंगे जब हम चैप्टर 3 स्टडी करेंगे, दैट इज़ डेमोक्रेटिक इलेक्शन. ओके, नाउ रीड दिस कार्टून. This cartoon was titled Building's Democracy and were first published in Latin America publication. What do money bags signify here? Could this cartoon had applied to India? जैसे कि आप देख रहे हैं ये कार्टून किसने बनाया था? अमेरिकन, मतलब अमेरिकन ने बनवाया था ये कार्टून. और इससे आप समझ ही पा रहे होंगे कि पैसे, कई सारे पैसों की बोरी रखी थी. सो इससे डेमोक्रेसी से इसका क्या रिलेशन है? मीन्स जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है, मीन्स जो गवर्नमेंट मेनली क्या करती है, पैसा देती है और पैसे से क्या होता है कि उनको लोग इलेक्ट करना ही पड़ता है. टोटली वो पूरा काम अपना मनी से करती है. नाउ अब नेक्स्ट और प्रोसीजर आ गया था दैट 1 person 1 vote and 1 value. सो मीन्स एक इंसान एक वोट और उसकी एक ही वैल्यू है. So earlier we read about how the struggle for democracy was linked to the demand for universal adult franchise. मीन्स पहले भी हम ये देख चुके हैं कि कैसे लोगों ने स्ट्रगल किया था डेमोक्रेसी के लिए,
and for the demand for universal adult franchisee. This principle has now come to be accepted almost all over the world. Now ये प्रिंसिपल जो है वो लोगों के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया था, मतलब यू कैन से दैट पूरी दुनिया में ये एक्सेप्ट कर लिया गया था. Yet there are many instances of denial of equal right to vote. लेकिन अभी भी कई कंट्री ऐसी थी जो इससे डिने कर रही थी. मीन्स वो ऐसा कह रही थी कि हम इसे मतलब बिल्कुल भी नहीं मानेंगे. मीन्स इक्वल राइट ऑफ वोट को डिने कर रही थी कुछ कंट्री. Until 2015, in Saudi Arabia, women did not have the right to vote. मीन्स 2015 तक सऊदी अरेबिया में वुमेन्स को ये राइट नहीं था कि वो वोट कर सकें. Estonia has made its citizenship rules in such a way that the people belonging to Russian minority finds it difficult to get the right to vote. Now, in Fiji, the electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than of an Indian Fijian. Democracy is based on fundamental principles of political equality. This gives us the third feature of democracy. Now अब आपने इतना सब कुछ डिस्कस किया. Now I hope you all understand that हमें थर्ड फीचर ये मिलता है कि डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर हम ये फाइंड आउट कर पाए दैट इन आर डेमोक्रेसी each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. मीन्स अब हमें ये थर्ड फीचर मिला कि जो डेमोक्रेसी जो है वो मतलब जितने भी एडल्ट सिटीज़न हैं उन सब को वन वोट करने का चांस मिलेगा. वो वन वोट करेंगे. ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू. हर वोट का एक ही वैल्यू होगी. वी शैल रीड अबाउट इट इन चैप्टर 3. हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 में. सो आप इस टॉपिक से समझ गए होंगे कि जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी किया गया था और सऊदी अरेबिया में वुमेन्स को राइट नहीं था कि वो वोट कर सकें. ना अब ये हो गया जितने भी एडल्ट होंगे वो वोट कर सकते हैं और हर एक वोट की एक ही वैल्यू होगी और हर सिटीज़न एक वोट कर सकता है. नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक दैट वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू. नाउ कम टू द नेक्स्ट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस कार्टून. That this cartoon is about the Iraqi election held after Saddam Hussein's regime all overthrown. He is shown behind the bars. What is the cartoonist saying here? So compare the message of this cartoon was the first cartoon in this chapter. See this? That I liked it better when I was the one man and the one vote. ये सद्दम हुसैन हैं जो ये कह रहे हैं दैट मुझे तभी बेटर फील होता था जब एक इंसान था और एक ही वोट था. नाउ सी दैट यहाँ पर लोग हैं जो कह रहे हैं एट लास्ट वन मैन वन वोट. ओके. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट. So Zimbabwe attained independence from white minority rule in 1980. Since then, the country has been ruled by ZANU-PF, the party that led the freedom struggle, and its leader Robert Mugabe ruled the country since independence. Elections were held regularly and are always won by ZANU-PF. So President Mugabe was popular but also used unfair practices in elections. So देखिए अब जिम्बाब्वे में भी इंडिपेंडेंस हो चुकी थी 1980 में, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि ज़ानू पीएफ जो पार्टी थी वो ही फ्रीडम मतलब हर बार रूल कर रही थी और हर बार वो ही इलेक्शन जीत रही थी. मतलब उसने कई सारे अनफेयर इलेक्शन के लिए कई सारी अनफेयर मतलब कई सारा ऐसा काम किया जो अनफेयर था और उसने कई बार इलेक्शन को जीता. और यू कैन से उन्होंने कई सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस की इलेक्शन के लिए. ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन. कुछ सालों बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया दैट सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेक्स हिम लेस अकाउंटेबल. उसने क्या किया कई सारे मतलब प्रेसिडेंट की जो पावर थी उसको इंक्रीज करके मीन सेवरल टाइम जो पावर्स थी वो इंक्रीज हो रही थी जो उनको कम कर दिया. ओके. और अकाउंटेबल बना दिया. Now opposition party workers were harassed and their meeting disrupted. Public protest and demonstration against the government were declared illegal. So there was a law that limited the right to criticize the president.
सो अब ये हो गया कि प्रेसिडेंट का जो राइट रहेगा, मीन्स जो प्रेसिडेंट की पावर होगी वो लिमिटेड रहेगी. टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टी वर्जन. So there were independent newspapers, but the government harassed those journalists who went against it. So the government ignored some court judgment that went against it and the pasteurized judges. So he was forced out of the office in 2017. तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी न्यूज़पेपर्स, जितनी भी मीडिया उनके खिलाफ बोलती थी, उस पर वो लोग उनको दबा देते थे, और यू कैन से दैट उनको बहुत ही ज़्यादा प्रेस करते थे. इसलिए कोई भी वो लोग काम ऐसा नहीं कर पाते थे, या कोई भी जो ऐसा न्यूज़पेपर में छापता था उसे वो लोग मार देते थे. सो अगर कोई भी जज उनकी जजमेंट, मतलब जो जजमेंट वो देते हैं या उनके अगेंस्ट हो, तो या तो वो उसे इग्नोर कर देते थे और जज को पास्चराइज करते थे. So he was forced out of the office in 2017. So the example of Zimbabwe shows that the popular approval of the rulers is necessary in a democracy, but it is not sufficient. मीन्स अब ये जो जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल था वो हमें ये बताता है कि जो रूलर्स का अप्रूवल है वो नेसेसरी तो है डेमोक्रेसी में, लेकिन ये सफिशेंट नहीं है. पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक. मीन्स जितनी भी पॉपुलर गवर्नमेंट है वो अनडेमोक्रेटिक है. पॉपुलर लीडर कैन बी ऑटोक्रेटिक. मीन्स जो पॉपुलर लीडर हैं वो ऑटोक्रेटिक हैं. मीन्स हमेशा अपने बारे में ही सोचते रहते हैं. इफ वी विश टू एक्सेस अ डेमोक्रेसी, नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शंस. मीन्स कि अगर हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी हो तो हमें इलेक्शंस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मीन्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम इलेक्शंस को देखें कि वो अच्छी तरीके से हो. बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस. मीन्स हमें इक्वली बिफोर और आफ्टर द इलेक्शंस की ओर देखना चाहिए. देयर शुड बी अ सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी, including political opposition in the period before the elections. So, this requires that the state should respect some basic right of the citizen. So, they should be free to think, to have opinions. Means अब ये कहा गया कि मीन्स ऐसा होना चाहिए कि लोग अपना राइट, मतलब अपने ओपिनियन खुद दे सकें. To express these in public, to form association, to protest and take other political actions. Everyone should be equal in the eye of law. मीन्स हर कोई लॉ के आगे सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. These rights must be protected by an independent judiciary whose order are obeyed by everyone, and we shall read about more these rights in chapter 5. मीन्स इनके राइट्स के बारे में हम और ज़्यादा डिस्कस कर पाएंगे चैप्टर 5 में. Now, similarly, there are some conditions that apply to the way our government is run after the elections. So, a democratic government cannot do whatever it likes, okay? So, जितनी भी democratic government है वो ऐसा काम नहीं करती. मीन्स ऐसा नहीं होता कि वो जो चाह रहे हैं वही करें. Simply because it has won an election. इसलिए नहीं कि वो इलेक्शन जीता है. वो ऐसा नहीं कि जितनी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो जो चाहे वो कर सकती हैं अगर वो इलेक्शन जीत गई हैं. सो इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स. उन्हें कुछ बेसिक रूल्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए. इन अ पर्टिकुलर इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज़. मीन्स जो उन्होंने गारंटी दी है उसकी भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए. एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. Every office bearer has certain rights and responsibilities assigned by the Constitution and the law. Each of these is countable not only to the people but also to the other independent officials. Now we shall read about more in this chapter 4. Both these aspects give us the fourth and the final features of the democracy. मीन्स इतना सब डिस्कस करने के बाद अब हमें फोर्थ फीचर ये मिलता है दैट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन राइट. मीन्स जितनी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अगर रूल कर रही हैं तो वो लिमिट में रूल करें. मीन्स उनकी पावर लिमिटेड हो, सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. मीन्स जैसा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में लिमिट की गई है. एंड द सिटीजन राइट. नाउ एज यू कैन सी इन दिस फिगर दैट कैसे मिलिट्री को ऐसे कार्टून में दिखाया गया है.
आई होप कि आप इस फिगर को समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, डू नो ईविल। सी मीन्स कि अगर मिलिट्री जितने भी ऑफिसर्स, यू कैन से दैट जितने भी अपॉइंट किए जा रहे हैं, अगर कोई उनका ईविल होता है सो वो उसे नहीं छोड़ते हैं। तो आप देख रहे हैं कैसे इन्होंने इसके आगे ऐसा बंदूक टाइप ऐसे कर लिया है, देखिए। तो यू कैन से दैट, और यहाँ पर लिखा है डू नो ईविल। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस फिगर, दिस कार्टून दैट वाज बेसिकली फॉर दोज monarchies and dictatorship. Okay, नाउ यू विल सी दैट आपने अभी तक मेनली किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया है। सो लेट्स टेक अ क्विक रिकैप दैट अभी तक आपने देखा है कि डेमोक्रेसी होता क्या है। मीन्स पहले आपने देखा कि हम क्यों डिफाइन करते हैं डेमोक्रेसी को, जिसमें आपने डिस्कशन में देखा मैरी और लिंडो मैम के बीच में, जो कि होल क्लास में डिस्कशन चल रहा था। उसके बारे में आपने देखा कि हम डेमोक्रेसी को डिफाइन क्यों करते हैं। उसके बाद आपने एक सिंपल डेफिनेशन एज अ फाइंड आउट की दैट डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। आपने ये देखा। उसके बाद आपने देखा कि रिबैंक जो है वो ये कलेक्ट कर रहा है कि कुछ मेन जो कोटेशन है, जो फेमस कोटेशन है, उनको कलेक्ट कर रहा है। डेमोक्रेसी का जो मेन कोटेशन दिया गया है, और इस बार वो कुछ जिन्होंने उसे लिखा है वो उसे नहीं देख रहा है, ध्यान दे रहा है, वो मेनली उसके बारे में और जानना चाहता है। नाउ उसके बाद आपने देखा फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, मीन्स डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या होते हैं। जो मेन क्वेश्चन अराइज हुए इस सिंपल डेफिनेशन से, मीन्स दैट द डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इस डेफिनेशन से जो क्वेश्चन अराइज हुए उसके बारे में आपने देखा। जैसे कई सारे क्वेश्चन अराइजेस हो रहे थे, जैसे कि जो रूलर्स हैं इसमें कौन है, या हम जिन ऑफिशियल्स को इलेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, मीन्स वो डेमोक्रेटिक हैं कि नहीं। मीन्स जो भी आपने कई सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद आपने कई सारे डिसीजंस देखे जो कि इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिए गए थे। उसके बाद मैंने आपको एक कार्टून दिखाया था सारिया का, जिसमें वहाँ के लोग क्या कह रहे थे कि नो एंट्री बिफोर यू फिल दैट फ्रॉम एंड बिकम अ मेंबर ऑफ आल बात पार्टी। इज़ दैट क्लियर? वहाँ के लोग ये कह रहे थे। आप समझ पा रहे होंगे इस कार्टून से। उसके बाद आपने देखा था कि कैसे वहाँ के मतलब पाकिस्तान के लोग क्या क्या करते हैं, फ्रॉड करते हैं। मींस पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिसर्स कैसे लोगों पे रूल कर रहे थे और उन्हें कितना फोर्स कर रहे थे, या जो उनके खिलाफ बोल रहा था उन्हें या तो मार दे रहे थे या तो उन्हें फोर्स कर दे रहे थे। उसके बाद आपने देखा था फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रॉल्स। उससे पहले आपने ये देखा था कि इससे हमें फर्स्ट पॉइंट क्या फाइनल डिसीजन मिला, दैट मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल ना, आपने ये देखा था। उसके बाद आपने देखा कि कैसे हम फ्री और फेयर इलेक्ट्रल डिसीजन ले सकते हैं, कैसे हम मतलब ऐसा डिसीजन लें जो लोगों के हित में हो, जिसमें आपने देखा था दैट अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करेंटली अप इन द पावर हैव अ फेयर चांसेस ऑफ लॉसिंग। आपने ये देखा था। उसके बाद आपने देखा था वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू, जिसमें आपने स्टडी किया था दैट इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। उसके बाद आपने एक कार्टून भी देखा था जिसमें सद्दाम हुसैन क्या कह रहे थे, दैट आई लाइक इट बेटर व्हेन आई वाज द वन मैन एंड द वन वोट। और वहाँ की लोग भी क्या कह रही थी, दैट एट लास्ट वन मैन एंड वन वोट। उसके बाद आपने देखा था रूल ऑफ द लॉ एंड रिस्पेक्टेड फॉर राइट ना, आपने इसके बारे में स्टडी किया था। उसके बाद आपने देखा था कि कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स व्हेन लिमिट्स, मीन्स जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वो जिम्बाब्वे की, मीन्स वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो कैसे लोगों पे फोर्स कर रही थी, उनकी पावर पे कोई लिमिट नहीं था, और जो भी उनके खिलाफ कुछ भी बोल रहा था वो उसे टोटली दबा दे रही थी। जज के जजमेंट को भी टोटली नहीं मान रहे थे वो लोग। और उसके बाद आपने एक फिगर भी देखा था जिसमें लिखा हुआ था डू नो ईविल। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। सो आपने फर्स्ट पार्ट टोटली कंप्लीट कर लिया है। नाउ लेट्स सी द समरी डेफिनेशन. Let us sum up the discussion so far. We started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. We found that this definition was not adequate unless we explained some of the keywords used in it. Through a series of the examples, we worked for 4 features of democracy as a form of government. Accordingly, democracy is a form of government in which rulers elected by the people take all the major decisions.
Elections offers a choice and the fair opportunity to the people and to change the current rulers. So this choice and the opportunities is available to all the peoples on an equal basis, and the exercise of this choice leads to a government limited by the basic rules of the constitution and citizens' right. So I hope you all understand that what I wanted to say you in this summary. अब इस summary से समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको actually क्या समझाना चाह रही थी. अब आपका first जो है टोटली कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट पार्ट, और आपने जैसे कार्टून में देखा था दैट चाइनीज़ गवर्नमेंट ब्लॉक फ्री फ्लो ऑफ information on the internet by placing restriction on popular websites like Google and Yahoo. The image of tanks and an unarmed student reminds the reader of another major events in recent Chinese history. Find out about that event. आप चाहें तो इस event के बारे में और information collect कर सकते हैं. ये जो event हो रहा है, जैसे यहाँ पर ये स्टूडेंट के ऊपर जिस तरीके से इन्होंने ऐसा किया है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस फिगर, और आपने अपनी समरी भी डिस्कस कर ली है. नाउ योर पार्ट इज़ टोटली completed. So the end. Thank you for watching my video, and if you all have any doubts regarding any topic, so please tell me in comment section without any hesitation. And if you all like my video, so please like, share, subscribe and press the bell icon. Okay, bye bye and take care.